दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है। इसमें आज जीरोथ लाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। ठीक है दोस्तों, आज जो इसमें पढ़ाएंगे इसमें देखते हैं थ्योरी आपको कवर कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, और फार्मूला सभी कवर कराए जाएंगे, एग्जाम टिप्स दी जाएगी और रिविजन के लिए भी आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज की इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम दोस्तों थर्मोडायनामिक्स के दो मौलिक नियम जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ पर आधारित ठीक है कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसको देखते हैं इसके क्या क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, दूसरा का है कि थर्मोडायनामिक्स टर्मिनोलॉजी क्या है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे टॉपिक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चौथा पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पांचवा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स ऑफ का प्रोसेस क्या है। और छठा है एंथैल्पी एंड सीपी सीवी में रिलेशन। सातवां टॉपिक पढ़ेंगे हीट इंजन्स। और जो आठवां है इसमें हम आपको फार्मूला सीट रिवीजन व पीवाईक्यूज देंगे, जिसे आप सॉल्व करके अपना एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि पहला क्या है हमारा कि इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों देखो क्या थर्मोडायनामिक्स क्या है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये बनता है कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। दोस्तों थर्मोडायनामिक्स भौतिकी की वह एक शाखा है जो ऊष्मा यानी कि हीट और कार्य मतलब वर्क और एनर्जी की आपसी संबंधों को का अध्ययन कराती है। यह बताती है कि ऊष्मा को कार्य में कैसे बदला जा सकता है और विपरीत दिशा में कैसे कार्य करता है। यह एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बिहेवियर का अध्ययन करती है, अर्थात अणुओं की गति को नहीं बल्कि सिस्टम के समग्र गुणों यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को मापती है। दोस्तों स्टेट फंक्शन बीएस पाथ फंक्शन क्या होता है। दोस्तों देखते हैं स्टेट फंक्शन वह राशि है जो सिस्टम की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। क्या है दोस्तों, स्टेट फंक्शन जो है वो देख सकते हैं, यह है कि स्टेट फंक्शन वह राशि जो सिस्टम की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, यानी कि पथ पर नहीं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को दोस्तों हम यानी कि इंटरनल एनर्जी को दोस्तों हम यू से लिखते हैं, एंथैल्पी को दोस्तों एच से लिखते हैं और एंट्रोपी को एस से लिखते हैं। प्रेशर को पी, वॉल्यूम टेम्परेचर को टी से और वॉल्यूम को बी से हम डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों पाथ फंक्शन क्या है। पाथ फंक्शन क्या है कि पाथ फंक्शन वह राशि जो प्रोसेस के पथ पर निर्भर करती है, यानी ठीक है, यानी कि जो हीट है और वर्क है जो ये पाथ फंक्शन है। और जो ऊपर जो आपको दिए गए थे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सब स्टेट फंक्शन थे। ठीक है, और ये जो नीचे दो दिए गए हैं आपको वो दोनों पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट फंक्शन क्या है कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट फंक्शन क्या होता है। एक स्टेट फंक्शन वह थर्मोडायनामिक्स राशि है जिसका मान सिस्टम की करंट स्टेट पर निर्भर करता है, ना कि उस स्टेट तक पहुंचने के तरीके पर। उदाहरण के तौर पर दोस्तों ये समझ सकते हैं आपकी, एक उदाहरण दिया है हमने कि दिल्ली से मुंबई की दूरी हमेशा समान रहेगी, मतलब कि स्टेट फंक्शन है, चाहे आप किसी भी रूट से जाएं। ठीक है, लेकिन खर्च किराया यानी खर्च किया पेट्रोल जो है वो पाथ फंक्शन यानी रूट बदलने पर बदलेगा, ये पाथ फंक्शन है और वो स्टेट फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फार्मूला आप देख सकते हैं क्या है स्टेट फंक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है दोस्तों, देखिए डेल यू जो होता है वो u2 माइनस u1 पर निर्भर करता है। ठीक है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करता है। ठीक है, एग्जाम के लिए ट्रिक देख सकते दोस्तों, एकदम बेहतरीन मैंने ये आपके लिए पीडीएफ बनाई है। इसे आप परचेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वो सेमेस्टर एग्जाम के नाम से, वहाँ से इसे आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर इसको डाल दिया है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखते हैं क्या है एग्जाम ट्रिक। साइक्लिक प्रोसेस में सभी स्टेट फंक्शंस का नेट चेंज जो होता है वो शून्य होता है, मतलब कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बराबर होता है वो जीरो होता है, बट डी एच भी जीरो होता है। लेकिन दोस्तों की पाथ फंक्शन क्यू और डब्ल्यू का नेट वैल्यू शून्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यानी नेक्स्ट जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है थर्मोडायनामिक्स टर्मोलॉजी, यानी कि सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री क्या होता है। ये टर्मोलॉजी होती है जो कि थर्मोडायनामिक्स में यूज होती हैं। देखते हैं क्या है थर्मोडायनामिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें यह तय करना होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या है। थर्मोडायनामिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें यह तय करना होता है कि हमारा सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है, मतलब कि क्या, यानी सिस्टम तंत्र, मतलब कि क्या दोस्तों, सिस्टम क्या है, सिस्टम तंत्र वह विशिष्ट भाग जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं वह बस क्या कहलाता है, यानी कि सिस्टम का। तो उदाहरण के लिए सिलेंडर में भरी गैस एक सिस्टम है। सराउंडिंग मतलब परिवेश, परिवेश क्या चीज़ है दोस्तों, सिस्टम के बाहरी यानी सिस्टम के बाहर का वह सब कुछ जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी सराउंडिंग कहलाता है, यानी सिस्टम को छोड़कर वही सभी यानी वातावरण की सभी चीज़ें जो कि है वातावरण से लेकर सब कुछ वो सिस्टम यानी कि सराउंडिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, बाउंड्री क्या चीज़ है, तीसरा आता है बाउंड्री। बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली काल्पनिक या वास्तविक सतह है।
यानी कि एक दोस्तों आपको डायग्राम से समझाते हैं, जैसे कि एक सिस्टम है, ठीक है, एक ग्लास ले लिया कुछ भी मानो से, तो ये जो ग्लास है ये सब हमारा क्या है, सिस्टम। और ग्लास के बाहर जो दोस्तों दूसरे कलर से देखते हैं, ग्लास के बाहर ये सब जो कुछ भी है वातावरण, ये सब क्या हमारा है, सराउंडिंग। और जो दोस्तों और जो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये वाला भाग, ये वाला सब कुछ, यानी कि ये क्या कहलाएगा, हमारा बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, हम यानी कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या देख सकते हैं क्या है, सिस्टम के प्रकार। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम के प्रकार। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, यानी कंप्रेशन टेबल। ये आपके लिए मैंने एक टेबल दोस्तों दी है, बहुत ही बेहतरीन टेबल है, इसे समझ सकते हैं आप, और आप बहुत ही आसानी से सब कुछ याद रख सकते हैं इससे। क्या है, गुण, यानी पहले तो गुण है पदार्थ, ऊष्मा, बाउंड्री टाइप, उदाहरण दिए हैं सब कुछ। पहले देखो गुण क्या है, फिर ओपन सिस्टम क्या है, फिर क्लोज सिस्टम, फिर आइसोलेटेड सिस्टम। यानी पदार्थ, पदार्थ क्या है, मास, मतलब आदान प्रदान होता है, पदार्थ में आदान प्रदान होता है। क्लोज सिस्टम यानी कि जो ओपन सिस्टम होता है उसमें पदार्थ का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, जो हमारा पदार्थ यानी मास है उस ओपन सिस्टम में उसका आदान प्रदान होता है, क्लोज सिस्टम में नहीं होता है, आइसोलेटेड में भी नहीं होता है। ऊर्जा देखो, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा ओपन सिस्टम में आदान प्रदान होता है इसका, क्लोज सिस्टम में भी आदान प्रदान ऊर्जा का होता है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में इसका नहीं होता है। थर्मस जो होता है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। बाउंड्री टाइप ओपन सिस्टम में क्या होता है, परमेबल होता है, क्लोज सिस्टम में डायथर्मल होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम में रिजिड प्लस इंसुलेटेड होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ओपन सिस्टम के अंदर खुला बर्तन, जैसे कि एक भगोने में हमने पानी गर्म करने रख दिया है और उससे ढका नहीं है, तो एक खुला सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाएगा। या जीवित शरीर एक ओपन सिस्टम की बात कार्य करता है। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम में जैसे कि एक खुला सिस्टम समझ सकते हैं, देखो ये एक खुला सिस्टम हो गया, ठीक है, और इसी को अगर हम किसी से ढक दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज सिस्टम हो जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, थर्मल फ्लास्क यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, और थर्मस फ्लास्क होता है जो वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम टिप के अंतर्गत क्या दिया गया है इसमें देखो, पढ़ सकते हैं आप लोग। एमजेपीआरयू के लिए एक बेहतरीन कंटेंट है, इसमें देख सकते हैं एमजेपीआर में अक्सर पूछा जाने वाला जो है वो क्या है, थर्मस फ्लास्क कौन सा सिस्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके सिलेबस में, यानी पेपर में आ सकता है। इसका उत्तर क्या क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम है। थर्मल फ्लास्क जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है लगभग, क्योंकि यह ना तो हीट एक्सचेंज करता है और ना ही मास एक्सचेंज करता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, क्या है देखें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों, क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफिनेशन। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यदि दो सिस्टम ए और बी अलग अलग एक तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है दोस्तों, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये दोस्तों आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि एक ए है, ठीक है, ये ए हो गया, एक बी हो गया, और एक सी हो गया। मतलब कि अगर ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये जरूर ऐसा होगा कि ए बी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यही एक जोड़ लॉ है। ठीक है, तो इसे आप इस तरह समझें, यदि ए बराबर सी ताप में है और बी बराबर सी भी ताप में है, तो ए बराबर बी भी ताप में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, जब दो सिस्टम आपस में कांटेक्ट में हो और उनके बीच नेट हीट फ्लो शून्य हो, तो वे थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब दो सिस्टम आपस कांटेक्ट में हो, यानी ठीक है, तो उनके बीच जो नेट हीट फ्लो होता है वो शून्य होता है, इसी को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका अर्थ है कि दोनों सिस्टम का जो ताप है वो समान रहता है। ठीक है, अब आपको देख सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर मतलब ताप की परिभाषा क्या डिफिनेशन होती है। ताप की डिफरेंस देखते हैं क्या है, कि जीरोथ लॉ से ही टेम्परेचर की वैज्ञानिक परिभाषा मिलती है। टेम्परेचर वह गुण है जो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक है, इसे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सिंपल रूप से देखो, एक्सप्लेनेशन हमने किया है। मान लीजिए सिस्टम जो ए है वो एक कप चाय, उदाहरण के तौर पर देखो, सिस्टम ए एक चाय है, सिस्टम बी में क्या है, एक गिलास दूध है, और सिस्टम सी एक थर्मामीटर है। यदि थर्मामीटर सी चाप, यानी थर्मामीटर जो सी है वो चाय ए का ताप कितना 60 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है, और दूध बी का भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है, तो जियोत लॉ के अनुसार क्या होगा, चाय और दूध आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, उनका ताप समान है, यानी कि ठीक है, यही है थर्मल इक्विलिब्रियम, और यही जियोत लॉ भी है। एप्लीकेशन इसके देख सकते हैं आप लोग, क्या है, थर्मामीटर का सिद्धांत जियोत लॉ पर आधारित है। ठीक है, जियोत लॉ पर आधारित है। टेम्परेचर मेजरमेंट की वैज्ञानिक बेसिस, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम की टेस्टिंग मेथड, ये सब जो है हमारे जियोत लॉ पर आधारित है। ठीक है, मेमोरी शॉर्टकट के ऊपर देख सकते हैं आपको, क्या है, ए बराबर अगर सी है, यानी इसे आप जरूर देख सकते हैं मेमोरी के लिए, क्या है, अगर ए बराबर सी और बी बराबर सी, तो ए बराबर बी, यह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जैसे कि मैथमेटिक्स में होती है, मैथमेटिक्स में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिए दोस्तों, ये आपको ग्राफ के तरीके से समझाया गया है।
क्या सिस्टम सी जो है थर्मामीटर है, यानी जो ये वाला गोला है जो थर्मामीटर के दर्शाता है, और ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है हमारा, ठीक है। तो सिस्टम सी थर्मामीटर हो गया, यानी ए सी संतुलन में हो गया ये वाला, एक समान ताप, इसमें जो है एक समान ताप यानी ए बी के संतुलन होगा और ये बी सी के संतुलन में होगा, यही आपको दिखाया गया है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऊपर दिए डायग्राम में इसे स्पष्ट है कि सिस्टम सी थर्मामीटर एक कॉमन रेफरेंस के रूप में कार्य करता है जिससे ए और बी के ताप की तुलना संभव होती है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते क्या है आगे, चैप्टर नंबर 4 के आगे देखते क्या है, यानी कि ये जो है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही ये आपकी 8 जो पार्ट में बटा है, फर्स्ट यूनिट में 8 चीज़ें बताई गई, यही आपको बताया जा रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 की तरफ बांट दिया गया है। देखते हैं क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यह बताता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में फिर बदली जा सकती है, यानी कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में एक्सचेंज किया जा सकता है, बस इतना ही है। मैथमेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है देखो, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है, किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा डी की उसकी आंतरिक ऊर्जा डी यू और सिस्टम द्वारा किए गए कार्य डी डब्ल्यू के बराबर होती है। इसे इस फार्मूला से आप समझ सकते हैं, ये इसके लिए फार्मूला, यानी कि डी क्यू जो है, यानी कि क्यू ऊष्मा हमने किसी भी इंजन को या किसी भी हमने इंजन को दी है, तो उसका क्या मतलब है यानी कि जो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कार्य यानी हो जाएगा, यानी जो उसने कार्य किया वो, और उसकी जो आंतरिक ऊर्जा यानी कि ऊष्मा में वृद्धि के लिए हो जाएगा, बस यही इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। यही फार्मूला भी है। अब इंटरनल एनर्जी यू क्या है, इंटरनल एनर्जी यू क्या है, देखिए दोस्तों ये क्या है, सिस्टम के अणुओं की कुल ऊर्जा, मतलब कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऊर्जा, यह एक स्टेट फंक्शन, मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है। आइडियल गैस के लिए केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है, इंटरनल एनर्जी है वो आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जरूर ही जरूर ये आएगा, ठीक है दोस्तों। हीट क्या है सॉरी दोस्तों, हीट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी ट्रांसफर, हीट यानी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो आता है उसके कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसी को हम हीट कहते हैं। ये एक पाथ फंक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर बता चुके हैं कि हीट जो है वो पाथ फंक्शन है और इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। सिस्टम को दी गई हीट पॉजिटिव, यानी अगर हमने सिस्टम को हीट दी तो वो पॉजिटिव होगी, और सिस्टम से जो निकाली गई हीट है वो उसे निगेटिव लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं वर्क क्या होता है, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इसे इससे लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं, डी से, ठीक है। तो ये इसके लिए सूत्र होता है फार्मूला, यानी पी डी वाई, ये आगे देखो ये लिखा है, गैस एक्सपेंसर में, ये गैस एक्सपेंसर के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, गैस एक्सपेंसर के डी डब्ल्यू जो होता है वो पी डॉट डी वी के बराबर होता है। सिस्टम द्वारा किया गया कार्य वर्क मतलब पॉजिटिव, सिस्टम द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और जो सब सिस्टम पर कार्य करेंगे उसे निगेटिव लेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है, एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। इधर हमने राशि लिखी है, यानी कि और इधर पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लेंगे, हीट, अगर हमने हीट यानी कि सिस्टम को दी गई है तो हीट पॉजिटिव लेंगे, अगर सिस्टम से निकली है तो हीट को हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। और वर्क, वर्क के लिए अगर सिस्टम द्वारा किया गया कार्य यानी कि पॉजिटिव और सिस्टम पर किया गया कार्य निगेटिव लेंगे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के लिए क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव, टेम्परेचर घटेगा तो निगेटिव, ठीक है। या देख सकते क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस में डीबी जो होता है यानी कि आंतर में चेंज वो जीरो होता है, इसलिए जो डी डब्ल्यू होता है वो जीरो और डी क्यू जो होता है वो डी डब्ल्यू। यह सबसे कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके इस क्वेश्चन यानी सिलेबस में पेपर में आएगा ही आएगा। बढ़ते क्या है आगे, क्या है देखें दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, पीवी डायग्राम और फार्मूला के देख सकते हैं। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल क्या देखें, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल के लिए जो टेम्परेचर वो टी होता है वो कांस्टेंट होता है, पीवी ग्राफ भी कांस्टेंट होता है, डी यू यानी कि जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस होता है वो जीरो होता है, और जो क्यू हमारी ऊष्मा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है आइसोथर्मल के। एग्जाम्पल के ऊपर देख सकते हैं कि स्लो कंप्रेसर ऑफ गैस, यानी कि गैस का स्लोली स्लोली कंप्रेसर होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। नंबर दूसरा जो है वो क्या है, आइडियामेटिक, आइडियामेटिक के लिए क्या है, नो हीट एक्सचेंज, यानी जो हीट होती है वो बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होती है आइडियामेटिक के लिए। पीवी जो गा पीवी की पावर जो गामा होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि ये इसका डी यू होता है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि सडन ब्रस्टिंग ऑफ टायर, यानी कि अचानक टायर फट जाता है आइडियामेटिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा देखते हैं क्या है, आइसोकोरिक फैक्टर क्या होता है, वो इसमें बाइलूम कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में बाइलूम कांस्टेंट, बी क्या है कांस्टेंट,
DW 0 होता है और जो Q होता है वो DU यानी कि जो ऊष्मा दी जाती है वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होती है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हीटिंग गैस इन रिजिड कंटेनर। ठीक है, चौथा देखते हैं क्या है, आइसोबारिक। प्रेशर कांस्टेंट यानी पी इसमें कांस्टेंट होता है आइसोबारिक में। DW होता है वो PdV के बराबर होता है और Q होता है वो DU प्लस PdV के बराबर होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि बॉइलिंग वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बालू यानी कि वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गर्म करते हैं आइसोबारिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सभी प्रोसेस के फार्मूला एक साथ। यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला एक साथ मिल जाएगा, यहाँ परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेहतरीन फार्मूला आपके यानी कि एग्जाम में आने ही आने हैं, एक ना एक फार्मूला जरूर आएगा, इसे आप पढ़ सकते हैं। देखते हैं क्या है, पीवी डायग्राम पर पहचान यानी कि आइसोथर्मल कर्व अधिक जब ग्रेजुअल होता है तो आइडियामेट्रिक कर्व अधिक स्टीप होती है, क्योंकि जो गामा हमारा है वो वन के बराबर वन से अधिक होता है। जो गामा, एक सेकंड, गामा गामा होता है एक से अधिक होता है। ठीक है, एग्जाम ट्रिक के देख सकते हैं क्या है, आइडियामेट्रिक एक्सपेंशन में गैस ठंडी होती है और टेम्परेचर घटता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी वर्क देने पर खर्च होती है। इसे भी आप बिल्कुल यानी कि हाईलाइट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एंथैल्पी एंड मेयर्स रिलेशन, सीपी माइनस सी बराबर आर, ये मेयर का फार्मूला होता है। सीपी माइनस सी बराबर आर होता है, ये मेयर्स का फार्मूला होता है। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी की परिभाषा देखिए आप दोस्तों। एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है जो कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम की टोटल हीट कांटेंट को दर्शाती है। मतलब इसे एच से लिखते हैं, एच बराबर होता है यू प्लस पी वी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, डेल एच बराबर डेल यू प्लस पी डेल वी। कांस्टेंट प्रेशर पर डेल एच जो होता है वो क्यू पी के बराबर होता है, सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट के बराबर होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते क्या है, केमिकल रिएक्शन में हीट चेंज मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि डेल एच जब लेस देन जीरो होता है तो हीट रिलीज होती है तब। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब डेल एच जीरो से बड़ा होता है तब हीट एब्जॉर्ब होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, मेयर्स रिलेशन। मेयर में रिलेशन देखते हैं, इसका डायमेंशन दिया है। ठीक है दोस्तों, कहा है क्या है कि आइडियल गैस के लिए फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ क्या होता है कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, अभी पढ़ा आपने ऊपर। कांस्टेंट प्रेशर पर आइसोबारिक के लिए क्या होता है कि एन सी पी डी टी बराबर एन सी बी डी टी। ठीक है, प्लस एन आर डी टी। दोनों साइड को जब एन डी टी से डिवाइड करने पर क्या होता है कि सी पी बराबर सी बी प्लस आर। यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी पी बराबर सी बराबर आर। आपके लिए दोस्तों जो सिर्फ एक फार्मूला पूछा जाएगा, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब भी आप लोग इसे देख सकते हैं। महत्वपूर्ण इसका रिलेशन क्या है, गामा। देखें, गामा बराबर क्या होता है, सी पी पास सी बी, एडियाबेटिक इंडेक्स के। ठीक है, इसे एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं। मोनोटोनिक गैस के लिए जो गामा का मान होता है वो 5/3 होता है, लगभग 1.67 के बराबर। ठीक है, डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा का मान लगभग 7/5 यानी कि 1/4 के बराबर होता है। ठीक है, पॉली एटॉमिक गैस के लिए गामा का मान लगभग 4/3 या 1/33 के बराबर होता है लगभग। एग्जाम फार्मूला के देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला आपको दिया गया है। सीपी बराबर आर अपार गामा माइनस वन और सीपी बराबर आर यानी कि गामा आर पार गामा माइनस वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है दोस्तों, इसे जरूर पढ़ के जाइए, आपके यानी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हीट इंजन, कार्नोट, ऑटो एंड डीजल इंजन। ये 3 प्रकार के आपको इंजन दिए गए, कार्नोट इंजन, ऑटो इंजन व डीजल इंजन। ये सब हीट इंजन होते हैं। देखते हैं क्या है, हीट इंजन एक डिवाइस है जो ऊष्मा यानी कि ऊष्मा मतलब हीट को यांत्रिक कार्य में बदलती है। यह एक वर्किंग सब्सटेंस है, मतलब गैस का उपयोग करती है जो एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजरती है। देखते थे दोस्तों कार्नोट इंजन क्या होता है। सर्वाधिक एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी दक्षता होती है सबसे अधिक होती है, इसे आदर्श इंजन माना गया है। सर्वाधिक यानी कि एफिशिएंट इंजन जो दो टेम्परेचर के बीच कार्य करती है। इसमें 4 रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसमें 4 जो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, टी1 पर हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्ब होती है। नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपांशन, टी1 से टी2 की ओर हीट जाती है। ठीक है, नंबर 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, टी2 पर हीट रिजेक्शन होती है। और जो चौथा होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, उसमें टी2 से टी1 की ओर हीट जाती है। ठीक, देखते क्या है, कार्नोट इफिशियंसी यानी कार्नोट इंजन की इफिशियंसी निकालने के लिए ये सूत्र दिया। इसे इफिशियंसी को ईटा से लिखते हैं, ईटा वन माइनस टी2 पार्ट टी1। जहाँ टी1 जो होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है और टी2 जो होता है वो सिंक का टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, इसे हमें याद रखना। ठीक है दोस्तों, ऑटो इंजन क्या होता है, पहले इसे पढ़ते हैं। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन के लिए देख दिया गया, कार्नोट इंजन यानी थ्योरम क्या है, कार्नोट थ्योरम। कोई भी रियल इंजन कार्नोट इंजन से अधिक एफिशिएंट नहीं हो सकती जो समान टेम्परेचर के बीच कार्य करे, यानी कोई ऐसा इंजन नहीं बना है जो कार्नोट इंजन से अधिक एफिशिएंसी दे सके। ठीक है दोस्तों, समान यानी टेम्परेचर के बीच कार्य करे। अब देखते हैं ऑटो इंजन क्या है। ऑटो इंजन जो है वो क्या है,
कांस्टेंट वैल्यू पर हीट एडिशन होती है। ऑटो इंजन में जो है कांस्टेंट वैल्यू पर हीट एडिशन होती है। इसमें चार स्ट्रोक्स होते हैं, इसमें भी 4 स्ट्रोक्स होते हैं। नंबर 1 इनटेक स्ट्रोक, नंबर 2 जो है वो कंप्रेसर स्ट्रोक मतलब एडियाबैटिक होता है इसमें, नंबर 3 जो है वो पावर स्ट्रोक मतलब कांस्टेंट वैल्यू हीट एडिशन, नंबर 4 जो है एक्सॉस्ट स्ट्रोक मतलब कि आप देखते हो। तो यानी कि ऑटो इंजन की दक्षता निकालने के लिए क्या होता है, यानी कि ईटा से इसको भी लिखते हैं, यानी ईटा ऑटो किल जो होता है वो 1 माइनस 1 अपार आर की पावर गामा माइनस 1, जहाँ आर क्या है, जहाँ आर जो है वो आर क्या है, जहाँ आर जो है कंप्रेसर रेशियो है मतलब कि B1 अपार B2। ठीक है, अब देखते हो तो डीजल इंजन क्या होता है। डीजल इंजन के लिए देख सकते हैं, यह कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होती है इसमें, यानी ईटा डीजल के लिए क्या होता है 1 माइनस 1 अपार आर की पावर जो गामा माइनस 1 इंटू रो की पावर गामा माइनस 1 अपार रो यानी गामा इंटू रो माइनस 1, जहाँ रो क्या है, रो जो है वो कट ऑफ रेशियो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए देखो एक हमारे टेबल आएगी इंजन कंपेरिजन टेबल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या दिया है देखो, इसमें इधर गुण लिखे हुए हैं, इधर कार्नोट इंजन, ऑटो इंजन और डीजल इंजन के गुण है। ठीक है, अगर आइसोथर्मल में हीट एडिशन होगा कार्नोट इंजन के लिए, ऑटो इंजन के लिए कांस्टेंट वैल्यू पर हीट एडिशन होगा और डीजल इंजन के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होगा। ठीक है, और जो एफिशिएंसी है वो सर्वाधिक होगी जब थर्मल वैक्स। ठीक है, यहाँ देख एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की सर्वाधिक है, यानी कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम सबसे अधिक होगी। जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की सबसे अधिक होती है, ऑटो इंजन की मध्यम होती है और जो डीजल इंजन की होती है ऑटो से अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर आदर्श इंजन, यानी कि जो कार्नोट इंजन है वो आदर्श इंजन माना गया है, और जो ऑटो इंजन में पेट्रोल इंजन आ जाता है, और जो डीजल इंजन में ट्रक बस में इंजन, यानी ट्रक में जो होता है और बस में जो इंजन होता है, ट्रैक्टर में भी डीजल इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर रेशियो देख सकते हैं, इसके लिए कार्नोट इंजन के लिए कुछ भी नहीं होता है, ऑटो इंजन के लिए 6 से 10 होता है और डीजल इंजन के लिए 14 से 20 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए रिविजन जोन के लिए देखते हैं, रिविजन के लिए क्या है, हमें फार्मूला सीट आपको दे दी है, पूरी की पूरी फार्मूला सीट, इस यूनिट में जितने भी फार्मूला यूज हुए हैं सब के सब आपको एक जगह पे हमने दे दिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, कंप्लीट फार्मूला सीट में देख सकते क्या है, इधर टॉपिक है, इधर फार्मूला, इधर कंडीशन। फर्स्ट लॉ के लिए डी क्यू आर डी यू प्लस डी डब्ल्यू कंडीशन, जनरल कंडीशन के लिए ऐसे ही सब आपके लिए, यानी कि वर्क डन के लिए आइसोथर्मल, आइडियामेटिक के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए, एंथैल्पी के लिए, बेयर रिलेशन, कार्नोट एफिशिएंसी, ऑटो एफिशिएंसी व आइडियामेटिक रिलेशन, सबके सब फार्मूला एक साथ दिए गए हैं। यहाँ से जरूर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एफजेपीआरयू के लिए। क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेटमेंट करो और इसका महत्व बताओ। 2019-21 में आया है ये क्वेश्चन, जरूर पढ़ के जाए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए हम लेकर आएंगे, लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए 8 यूनिट पहले मैं इसको खत्म कर देता हूँ, फिर आपके लिए यानी कि 1000 प्लस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो आप इसे जरूर पढ़ें और ये सब 5-6 के 6 क्वेश्चन लगाएं। अच्छा, ठीक है, दूसरा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूले को और साइड कन्वर्सन भी समझाओ। ये भी आया 3 साल लगातार आया, 2018, 2020 व 22 में। तीसरा क्या है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में अंतर बताओ। चौथा क्या है, बेयर रिलेशन सिमिलर आर को डिराइव करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 6 के 6 भी क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन की ओर देख सकते हैं, क्या है, जीरोथ लॉ टेम्परेचर की डिफिनेशन बताता है और थर्मल इक्विलिब्रियम बताता है। फर्स्ट लॉ क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, एनर्जी कन्वर्जन बताता है। सिस्टम टाइम में ओपन मास एनर्जी यानी क्लोज में मास एनर्जी और आइसोलेटेड में मास बाय एनर्जी। एक रिवीजन आप देख सकते हैं दोस्तों। खत्म होती है हमारी क्लास यहीं पे, और जुड़े रहिए हमारे